हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी मित्रों का चयन क्लास में स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इतिहास पार्ट 3 को प्रस्तुत करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इतिहास पार्ट 3 में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके पूर्व में मित्रों, भारतीय इतिहास को हम लोगों ने एक कहानी का रूप देकर पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं पर विस्तार रूप से चर्चा कर रहे थे और पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें इतिहास पार्ट 1, इतिहास पार्ट 2 को हम लोगों ने पढ़ लिया था। इतिहास पार्ट 2 का जो लास्ट बिंदु था, उस बिंदु का नाम है धर्म सुधार आंदोलन। मित्रों, धर्म सुधार आंदोलन क्यों चलाए गए, तो उसके पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। अब 16 महाजनपदों में निवास करने वाले जो मानव थे, जो उनका समाज था, उस समाज में ऐसी कुरीतियाँ, ऐसी बुराइयाँ आ गई थीं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी था, जिसको दूर करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए। तो किन धर्मों के द्वारा चलाए गए, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दो धर्मों के माध्यम से धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए। तो हम लोगों ने ये सभी बातें इतिहास पार्ट 1 पार्ट 2 में बात कर चुके हैं। अब बात आती है इतिहास पार्ट 3 में। इतिहास पार्ट 3 का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, जो धर्म सुधार आंदोलन के बाद इतिहास में वर्णन किया गया है। तो मित्रों, उसका नाम है मगध साम्राज्य। वास्तव में भारत में एक ऐसे साम्राज्य का उदय होता है जो साम्राज्य 16 महाजनपदों में से एक है, जो काफ़ी तरक्की कर चुका था और तरक्की के साथ साथ अपने साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर चुका था। कारण क्या था, तो इसका कारण था मित्रों कि मगध का जो साम्राज्य था, यहाँ लोहे की खान पाई गई थी, जिस लोहे का उपयोग करके मगध साम्राज्य के लोगों ने हथियार बनाया था और हथियार बनाने के बाद उसका प्रयोग किया था। और इसका एक कारण और भी था दोस्तों। वो कारण क्या था कि मगध साम्राज्य के जो इर्द गिर्द के क्षेत्र थे वो काफ़ी उपजाऊ थे, जो इन्हें तरक्की करने में विशेष योगदान दे रहे थे। तो मगध साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार होता गया और मगध साम्राज्य में 3 राजवंशों को पढ़ने को मिलता है, जो काफ़ी समय तक मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे रहे और शासन प्रशासन को संभालते रहे। तो पहला हर्यक वंश था, दूसरा शिशुनाग वंश था और तीसरा नंद वंश था। इसके तत्पश्चात देखिएगा मित्रों, जब भारत में मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था और 3 राजवंशों का निर्माण हुआ था और 3 राजवंशों के माध्यम से यहाँ मगध साम्राज्य प्रशासन चलाए जा रहे थे, वहीं साउथ में एक काल आया था जिस काल का नाम है संगम काल। मित्रों, जिस समय हमारे भारत में मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था और 3 राजवंशों का बड़े ही व्यापक रूप से स्थापना हुआ था, जिसमें हर्यक वंश शामिल था, शिशुनाग वंश शामिल था और नंद वंश शामिल था। अगर दूसरी ओर देखें साउथ में, तो साउथ में एक संगम काल प्रचलित था। जिस समय भारत में मगध साम्राज्य प्रचलित था, उस समय साउथ में संगम काल प्रचलित था। जिस समय मगध के 3 राजवंश मगध साम्राज्य प्रशासन करते थे, कौन कौन, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसी तरह साउथ में
संगम काल के माध्यम से 3 वंश साउथ में शासन प्रशासन को चलाते रहे। कौन कौन? तो चोल थे और पांडव थे। अब बात आती है मित्रों, मगध साम्राज्य के तत्पश्चात क्रम आगे बढ़ता है और कुछ समय बीतता है और भारत में एक ऐसे वंश की स्थापना होती है जो वास्तव में भारत में बहुत ही शक्तिशाली वंश के रूप में उभरता है, जिस वंश को हम मौर्य वंश का नाम देते हैं। इतिहास में मौर्य वंश का विस्तार बड़ा ही व्यापक है दोस्तों, और बड़ा ही रोचक पूर्ण कहानियाँ इस वंश में छुपी हुई हैं। क्या होता है दोस्तों कि मौर्य वंश के शासकों ने हमारे भारत पर 137 वर्ष मौर्य वंश के शासकों ने हमारे भारत पर शासन किया था। इसके तत्पश्चात मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। परंतु मित्रों, चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, परंतु उनका एक रीढ़ का हड्डी था, जिस हड्डी का नाम उनके मंत्री थे। वो कौन थे? तो वो थे मित्रों आचार्य चाणक्य जी, जिन्हें एक और नाम से जानते हैं, जिन्हें कौटिल्य की संज्ञा दी गई है। तो कौटिल्य के मंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे, और वहीं जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त था। तो ऐसे विस्तार रूप से, मतलब अगर देखा जाए तो पूरे इतिहास में मौर्य वंश का विस्तार और मौर्य वंश जैसा शक्तिशाली वंश अभी तक इतिहास में देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि आने वाले जो वंश हैं वो इससे मिलते जुलते हैं दोस्तों। तो अब बात आती है, हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि अब हमारे इस भारतीय इतिहास का नेक्स्ट जो बिंदु है वो क्या है। तो वो है मित्रों विदेशी शासन। अब हमारे भारत पर विदेशियों का आगमन होता है, जैसे हिंद यूनानी, शक कुषाण इत्यादि विदेशी जो है हमारे भारत में आते हैं, जिनका आगमन होता है। और आगमन होने के तत्पश्चात ये विदेशी हमारे भारत पर माना जाता है कि 100 से लेकर 200 साल तक ये क्या करते हैं, हमारे भारत पर शासन करते हैं। अब देखिएगा, जब हम लोगों ने मौर्य वंश को देखा तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ने को हम लोगों को मिला कि मौर्य वंश हमारे भारत पर 137 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद जब विदेशियों का आगमन होता है तो विदेशी जो है हमारे भारत पर 100 से 200 साल जो है ये हमारे भारत पर क्या करते हैं, तो शासन करते हैं। उसके बाद जो देखिएगा मित्रों, इसी तरह से कालक्रम चलता रहता है और चलने के साथ साथ नेक्स्ट कालक्रम आता है वो आता है गुप्त साम्राज्य। तो आपको बता दूं कि जितना शक्तिशाली मौर्य वंश था उतना ही शक्तिशाली उसी के समथिंग गुप्त साम्राज्य भी था। और माना जाता है कि जो गुप्त काल था, जो गुप्त साम्राज्य था, वो वास्तव में एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो शासन प्रशासन के प्रति बड़ा ही एक्टिव रहते थे। माना जाता है कि इस गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। इसके संस्थापक श्रीगुप्त जी थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। अब बात आती है मित्रों कि गुप्तकालीन अर्थात गुप्त साम्राज्य के सौंदर्य को देखकर हमारे इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा है। तो वास्तव में कुछ तो खासियत रही होगी इस गुप्त साम्राज्य की, जो हमारे इतिहासकारों ने इसे भारत का स्वर्ण युग की संज्ञा दी।
वास्तव में कुछ तो अच्छाइयाँ इस गुप्त साम्राज्य में रही होंगी। अब बात आती है मित्रों, अब नेक्स्ट बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जिस बिंदु का नाम है गुप्तोत्तर काल, दक्षिण में शासन। अब बात आती है दोस्तों कि माना जाता है कि जब गुप्त साम्राज्य की पतन होती है और पतन के बाद जब गुप्तोत्तर काल आता है तो याद रखिएगा, जो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था, उस पाटलिपुत्र के महत्व को गुप्तोत्तर काल के शासकों ने उसके महत्व के गरिमा को कायम नहीं रख पाया। कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि गुप्तोत्तर काल में माना जाता है कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो गुप्तोत्तर काल का सही से नेतृत्व कर सके। कारण ये निकलता है कि यह काल, मतलब यह काल जो गुप्तोत्तर काल है, उस काल में कोई शक्तिशाली शासक का एंट्री नहीं होता है। आइए मित्रों, अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जिस बिंदु का नाम है गुप्तोत्तर काल। जब गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और उसके पतन के बाद एक ऐसे साम्राज्य का उदय होता है, अर्थात एक ऐसे काल का उदय होता है जिस काल को हम गुप्तोत्तर काल के नाम से जानते हैं। और मित्रों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस गुप्तोत्तर काल में क्या होता है कि कोई भी राजा इतना शक्तिशाली नहीं था जो गुप्तोत्तर काल का सही से इसका नेतृत्व कर सके। क्योंकि जिस राजधानी को गुप्त साम्राज्य में जिस राजधानी को बनाया जाता है, अर्थात पाटलिपुत्र को, जिसकी महत्ता का वर्णन किया गया था, उस महत्ता के वर्णन के गरिमा को इस गुप्तोत्तर काल ने खो दिया था। और माना जाता है कि यह गुप्तोत्तर काल कम ही समय तक इतिहास में बना रहता है और इसका भी पतन होता है। पतन होने के बाद इसका कुछ प्रकोप जो है दक्षिण भारत में शासन के रूप में भी देखने को मिलता है। और इसके बाद एक ऐसे उत्तर में एक ऐसे शासक का जन्म होता है जिस शासक को हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। और यह हर्षवर्धन भारत के उत्तरी में एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करता है और पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तर के जितने भी राज्य थे, सभी राज्यों पर हर्षवर्धन ने शासन किया था। और माना जाता है कि हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर में और इसकी मृत्यु कन्नौज में हुआ था। और इसका जो उत्तराधिकारी था यशोवर्मन के नाम से जाना जाता था। मित्रों, इसके बाद क्या होता है, गुर्जर और प्रतिहार को शामिल किया गया है इस बिंदु में। तो गुर्जर और प्रतिहार क्या हुआ करते थे, तो माना जाता है जब हमारे भारत में विदेशियों का आगमन होता है तो उन विदेशियों से लोहा लेने का कार्य गुर्जर और प्रतिहार करते थे। अर्थात उनसे क्या करते थे, ये लड़ाइयाँ करते थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये राजस्थान के क्षेत्रों से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। अब जो नेक्स्ट बिंदु है मित्रों, उस बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जिस बिंदु का नाम है मध्यकालीन भारत। अब देखिएगा, एक ऐसे इतिहास और एक ऐसे काल का वर्णन करेंगे और एक ऐसे भारतीय मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे जो वास्तव में इस्लामिक दौर को लेकर के आएगा और वास्तव में संपूर्ण भारत में इस्लाम का जो प्रकोप रहेगा वह मध्यकालीन से ही इसकी शुरुआत होती है। अब बात आती है मित्रों कि मध्यकालीन में क्या पढ़ने को मिलता है, उत्तर में और दक्षिण के साम्राज्य। अब देखिएगा, उत्तर में और दक्षिण में अर्थात भारत को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया उत्तर भारत और दूसरे को दक्षिण भारत। और दोनों में देखा गया कि इनके जो शासन प्रशासन के जो ढांचा है वो दोनों में क्या है, अंतर है। अर्थात क्या होता है कि जब हमारे उत्तर भारत में अरबों का आक्रमण होता है, जब सर्वप्रथम अरब जो थे वो जब भारत में आक्रमण करते हैं तो पहला आक्रमण उनका उतना प्रभावकारी नहीं होता है।
किंतु उसके बाद का जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति होता है वो भारत के इतिहास को हिलाकर रख देता है, जिसका नाम है महमूद गजनवी। मित्रों, अब देखिएगा, जब अरबों ने प्रथम बार आक्रमण किया हमारे भारत में, उत्तर भारत में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो भारत के काफ़ी क्षेत्रों को प्रभावित किया और इससे भी भयानक रूप लेकर के तीसरा आक्रमणकारी अरब आक्रमणकारी आता है, जिसका नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। अब बात आती है मित्रों कि इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद देखिएगा, उत्तर भारत में क्या होता था कि अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी का आगमन और मोहम्मद गौरी का आगमन। वहीं दक्षिण में क्या हुआ करता था, तो राजवंश हुआ करते थे। राजवंश का तात्पर्य ये था, अब देखिएगा, भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं रहा था जो भारत के दक्षिण में एक सुदृढ़, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सके। इसलिए छोटे छोटे राजपूत जो थे वो अपना वंश बनाना शुरू कर दिए और राजपूत वंश के नाम से जाने जाते थे। जैसे में चौहान को रख सकते हैं, परमार को रख सकते हैं, प्रतिहार को रख सकते हैं, सोलंकियों को रख सकते हैं इत्यादि, ये राजपूत वंश दक्षिण में शामिल हुए थे। अब बात आती है मित्रों सल्तनत काल। ये सल्तनत काल क्या था? वास्तव में सल्तनत काल का जो दौर था वो वास्तव में एकदम इस्लामिक दौर था। जैसे में इस सल्तनत काल के जो महत्वपूर्ण वंश थे वो थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इसके हम प्रत्येक बिंदुओं पर और भी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। अभी तो ये समझ लीजिए कि एक फिल्म की जो है ये स्टोरी बताई जा रही है। इन सभी बिंदुओं पर एक विस्तार रूप से 30 से 35 मिनट की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। मित्रों, उसके बाद बात आती है मुगल काल। अब मुगल काल में क्या होता है, तो मुगल काल में याद रखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा, तो ये तो क्या था कि सल्तनत काल जो था ये तो उत्तर में था। अब दक्षिण में क्या होता था, तो दक्षिण में विजय साम्राज्य क्या था, तो विजय साम्राज्य और बहमनी राज, ये दो थे जो दो भागों में बटे हुए थे और दक्षिण से ये बिलोंग करते थे। तो क्या था कि ये दो साम्राज्य आपस में दक्षिण में बट चुके थे और दोनों साम्राज्य अपने आप में शक्तिशाली थे, समृद्ध थे और माना जाता था कि इनके शासक भी एक सुदृढ़ हुआ करते थे, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। अब बात आती है और दक्षिण में ही, जैसे कि सल्तनत काल में और उत्तर दक्षिण में अरबों के आने से कुछ पनपती जो बुराइयां थीं, जो धर्म के प्रति कुछ ऐसी बुराइयां थीं जिनको दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे भक्ति एवं सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो भक्ति जो था वो हिंदुओं के संबंध में था और जो सूफी थे वो इस्लाम से संबंधित था। तो दोनों धर्मों के बीच में जो बुराइयां थीं उनको दूर करने का प्रयास भक्ति एवं सूफी आंदोलन के माध्यम से किया गया। अब बात आती है मित्रों मुगल काल। अब मुगल काल क्या था, ये भी एक मतलब कि इस्लामिक दौर था, लेकिन इस्लामिक दौर के साथ साथ वास्तव में भारत में ऐसी व्यवस्थाएं लाने का प्रयास किया था मुगल शासकों ने जो वास्तव में आज भी इनकी झलक हम इतिहास में पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे पुराने स्थल हैं जहां जा कर के इनके कुछ जो इनके बनाए गए जो भी इनका जो प्रकोप है वो देखने को हमें मिलता है। जैसे में तो मुगल काल के कुछ राजवंश थे जो बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा ये सब चलाई गई थी। तो मित्रों एक और वीडियो आप लोगों के बीच में भारतीय इतिहास को एक कहानी का रूप लेकर के आएंगे और उसके बाद प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तार रूप से चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं मित्रों, यदि हमारे द्वारा तथा हमारी टीम के द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं अगर आपको अच्छा लगते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।